हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, कल मैंने आप लोगों को बताया था वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम लोगों को जो आया था वो था b बराबर μ0/4π2π NIr² प्लस x² की पावर 3/2। यहाँ तक क्लियर है? फिर इसी सूत्र में जब हम आगे बढ़े थे तो हमें केंद्र पे निकालना था, तो हमने x बराबर 0 रखा था और फाइनली हमारा जो सूत्र आया था b बराबर μ0/4π2π NI/r। सीन क्लियर है? फिर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ संबंध देखा था, तो हमारा ग्राफ आया था, इस प्रकार का आकार बना था। बोलो भैया मूंछों जैसा। याद आ रही है कहानी? इसके बाद अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है लंबी धारावाही परिनलिका के भीतर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। क्लियर? आपको बता दूं, लंबी धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है b बराबर μ0 NI। क्या होता है? b बराबर μ0 NI। सुने भैया, यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र लिखा हुआ। कुछ सूत्र हैं जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ाते पढ़ाते आपको डायरेक्ट पढ़ा दिए हैं। जैसे आपको याद हो, अगर सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो मैंने बताई b बराबर μ0/4π2I/r। डायरेक्ट बताया दो, तो मैंने कहा था आने वाले समय में हम लोग इसे सिद्ध करेंगे, है ना? तो करेंगे इसे सिद्ध, डोंट वरी। इसी प्रकार ये वाला भी सूत्र जो है वो डायरेक्ट लिखा हुआ है लंबी धारावाही परिनलिका का, है ना? इसको भी हम लोग, यानी ये मान लो परसों नरसों में ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आपकी समझ में आ रही है बात? एम्पियर का परपथी नियम जैसे ही आप पढ़ोगे, और शायद आज ही पढ़ोगे, नहीं तो कल पढ़ोगे, एम्पियर के परपथी नियम के बाद इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके सिद्ध करेंगे। कहानी समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो दिया है लंबी धारावाही परिनलिका के भीतर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो भैया सबसे पहले तो मैं आपको ये इशारा कर रहा हूँ, लंबी धारावाही परिनलिका के भीतर हम लोग दुनिया भर की बातें करेंगे। पूरी 1 घंटे की क्लास लंबी धारावाही परिनलिका के ऊपर ही होगी। समझ में आ रही है बात? फिलहाल मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं कि लंबी धारावाही परिनलिका है क्या। यहाँ पर तो आप ऐसे समझो, गत्ता होता है, गत्ता बोलो, है ना? गत्ते का टुकड़ा मैंने रोल बना दिया, सिलिंड्रिकल शेप का बना दिया, बेलनाकार बना दिया। समझ गए कैसा बना दिया? बोलो भैया, बात समझ में आ रही है सभी को? जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये कागज का एक टुकड़ा है, ये मैंने उठा के गत्ते का टुकड़ा है ना, पुट्ठा, और इसको मैंने ऐसे कर दिया। समझ गए कहानी? क्लियर? ओके, बेलनाकार टुकड़ा बन गया। अब इसके ऊपर मैंने तांबे का तार, एक तो तांबे का तार बिल्कुल खुला और एक प्लास्टिक चढ़ा या धागा चढ़ा हुआ। समझ गए ना? उस प्लास्टिक के तांबे के तार को मैंने यहाँ पर क्या किया? लपेट दिया। समझ गए? तांबे का तार, अगर कोई बोल रहा है विद्युत रोधी तांबे का तार, इसका मतलब क्या है? ऐसो तांबे को तार तापे प्लास्टिक चढ़ी हुई। विद्युत रोधी भैया तांबे को तार है तो विद्युत तो बहेगी। अब विद्युत रोधी तांबे को तार को मतलब क्या हो कि ऐसो तांबे को तार तापे प्लास्टिक चढ़ी हो। भाई अगर पकड़ लाऊं तो करंट नहीं आवे। समझ में आ रही है बात? यानी तांबे के तार पर या तो प्लास्टिक चढ़ी हो या फिर धागा चढ़ा हुआ हो। समझ में आ रही है बात? जिससे अगर हम उसे टच भी कर लें तो हमें करंट नहीं लगे। तंत्र पर रहो है आगे परिवाऊं। तो फिर से बोल रहा हूं, गत्ते का टुकड़ा ले लिया, गत्ते के टुकड़े के ऊपर विद्युत रोधी तांबे का तार लपेट दिया। विद्युत रोधी तांबे का तार मतलब प्लास्टिक चढ़ा हुआ तांबे का तार हमने उस पर लपेट दिया। तो ऐसा करने से जो संरचना बनेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिनलिका। क्या बोलते हैं? परिनलिका। इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। हालांकि इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात कल या परसों करेंगे, पर फिर भी देख लें। ये हो गया गत्ते का टुकड़ा, और जहाँ पे उठा के मैंने ये कहा लपेट दी, विद्युत रोधी तांबे की तार। समझ में आ रही है बात? बोलो भैया। क्लियर? इसके दोनों सिरों पर मैंने ये लगा दिया सेल। सेल होगा तो धारा बहेगी? बहेगी नहीं बहेगी? जब धारा बहेगी तो ये जो होता है ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। काय की तरह व्यवहार करने लगता है? इसके आसपास रखे लोहा लंगड़ जो होंगे वो इससे चिपकने लगेंगे। समझ में आ रही है बात? लोहा लंगड़ इससे चिपकने लगे, जाओ मतलब ये काय की तरह व्यवहार करने लगो? चुंबक की तरह। समझ में आ रही है बात? बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अगर कोई बोले धारावाही परिनलिका तो हमारे दिमाग में तुरंत ये चीज़ आ जानी चाहिए। समझ में आई? धारावाही परिनलिका कोई भी बोले आपके दिमाग में ये वाला डिजाइन आ जाना चाहिए। गत्ते का टुकड़ा है, उसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटे हैं। क्लियर? तो ऐसा करने से ये जो बनता है इसको ही हम लोग बोलते हैं धारावाही परिनलिका। और सुनो, धारावाही परिनलिका की ये विशेषता होती है कि जैसे मान के चलो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 है, तो इसके जो सिरे होते हैं ना, सिरे
वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भीतर की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। यानी जहां अगर 10 है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितने होगा 5, जहां कितने होगा 5। तंत्र भर रहा है, सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यानी जो धारावाही परिनलिका होती है उसमें सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भीतर की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। सीन क्लियर है। अब परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है बेटा, कोई पूछे परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, तो उसको आप लोग बोलना B बराबर म्यू 0 स्मॉल एन आई। सूत्र बिल्कुल घोंट के पी जाना, सुन लो, अभी खत्म नहीं हुआ, क्लियर। B बराबर म्यू 0 स्मॉल एन आई। कहानी समझ में आ रही है, ये मैंने डायरेक्ट सूत्र याद करा दिया आपको, सिद्ध करेंगे हम लोग इसे परसों नरसों, क्लियर है। तो परिनलिका के भीतर कोई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो B बराबर म्यू 0 स्मॉल एन आई। और सुनो, स्मॉल एन बराबर सूत्र होता है कैपिटल एन अपॉन एल। क्या होता है, कैपिटल, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल, जहां में धर देंगे तो क्या आ जाएगा, B बराबर म्यू 0 एन आई अपॉन एल। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्लियर। तो कोई भी पूछे हमसे कि परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, तो आप एक तो ये सूत्र याद कर लेना म्यू 0 एन आई अपॉन एल, एक सूत्र ये याद रखना और दूसरा ये भी याद रखना, स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल होता है। तो कैपिटल एन अपॉन एल की जगह यहाँ पर मैंने स्मॉल एन रख दिया, बात एक ही है, समझ गए। ये याद है और ये याद है तो जाते ये बना सकता हूँ, या ये याद है और ये याद है तो इससे ये बना सकता हूँ, बात एक ही है। कहानी समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, सीन क्लियर है सभी को। तो मैं तुमसे अगर बार बार पूछूंगा कि बेटा परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, तो तुम मुझसे क्या कहोगे, म्यू 0 एन आई अपॉन एल। ये याद रखना, ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, समझ गए। म्यू 0 कैपिटल एन आई अपॉन एल, सीन क्लियर है। अब कोई यूं पूछेगा क्या रे फलाने, इसके सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सिरों पर, सिरों पर, तो जहां में 2 का भाग दे देंगे, दे देंगे नहीं दे देंगे, जवाब लिखना है तो जहाँ लिख देंगे म्यू 0 एन आई अपॉन 2। बोलो भैया सही जा रहा हूँ। और जवाब लिखना है तो जहाँ लिख देंगे म्यू 0 एन आई अपॉन गुणा का लल्ला भाई हो क्या कर रहा है, क्लियर है, समझ गए ना। जे स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन एल तान दही और का कदमा में, सीन क्लियर है, ओके। भाषा समझ में आ रही है। कोई भी पूछे परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, तो मन बता देवे बाको का कहो के बातें सिर्री बता दे, जहाँ में कुछ ऐसा होता ना आने, क्लियर। सूत्र तो बता ही दोगे। अब सुनो, पढ़े लिखे बच्चा हो, बोलो तो आप देखिए ना, जरा ध्यान दे, लक्षण दे। ये जो सूत्र है बेटा हमारा ऐसा ही पद्धति में, क्लियर। सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना। मोह बदलना हो जाए CGS पद्धति में, और ये मैंने ये पढ़ो है कि ऐसा ही थे CGS में बदलते नहीं, कहाँ करते हैं, म्यू 0.4 पाई हटाए देते हैं। हटेगो तो तब जब होगा, जहाँ में तो हटाई ने तो हटाए भी के लिए पहले बनाना पड़ेगा। तो म्यू 0 तो होता बटे में 4 पाई नाने, तो 4 पाई लावे के लिए कहाँ कर दूँ, तो देखो जो म्यू 0 एन आई अपॉन एल तो मैंने वैसी की वैसी दे दी। अब मैंने जहाँ में 4 पाई को कर दो गुणा और 4 पाई को मैंने कर दो भाग, कर दो नहीं कर दो। अब क्या होगा, यहाँ में म्यू 0 बटे 4 पाई हट जाएगी, हट जाएगी नहीं हट जाएगी, और जब हट जाएगी तो कहाँ बच जाएगी, तो B बराबर तिहाई है गई लाला 4 पाई एन आई अपॉन एल। CGS पद्धति में निकालो तो मात्रक का होगा जाको गॉस या फिर और स्टेट, दोनों ही वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है। कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलो। जन्नो जहाँ में कछु हत नहीं है, जो तो सब तो आप कर ही लोगे, जहाँ में हत का हो, क्लियर है, सही बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अब कैपिटल एन क्या है, ये तो पढ़ते चले आ रहे, ये तो बताना चाहिए आपको। फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न है ना, फेरों की संख्या। ये जो आपने तांबे के तार लपेटे है ना, तो कितनी बार फेरा लपेटो है वो है ये, समझ में आ रही है बात, क्लियर। तुमने देखो होगा बिजली वाले कॉल बत्ते हैं पंखा वगैरह के, तो मैंने गिनते हैं कितने फेरा, मुझे ना मालूम अगला, क्लियर। तो कैपिटल एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न, यानी कि फेरों की संख्या की कितनी बार तार लपेटा गया है। कहानी समझ में आई। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात बेटा, कैपिटल एन तो हो गया फेरों की संख्या, स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है, आप बताओ, आलू 5 रुपया किलो है, जाको मतलब, हाँ मैंने देखो समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने बोला आलू 5 रुपया किलो है, तो रुपया पर किलो ऐसे तो लिखते हो, वटे में कछुनाने तो 1
यानी 1 किलोग्राम आलू 5 रुपए के हैं। यही तो है। बोलो भाई, बोलो क्या नहीं भाई, क्लियर है? 1 किलो आलू 5 रुपया के हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूं, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। परिनलिकाएं जो होती हैं बहुत लंबी लंबी होती हैं। हमारे सिलेबस में जो परिनलिकाएं हैं वो बहुत लंबी परिनलिकाएं, बहुत लंबी से लंबी कितने गए जाएगी, अनंत लंबाई की परिनलिका। बोलो भैया, अच्छी बात है, आप महान हैं। तो यहां पर वो बोलेगा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या 5 है। जा का मतलब क्या है? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या 5 है। जा का मतलब क्या है? एकांक लंबाई यानी 1 मीटर लंबाई। तो जा का मतलब ये हो कि 1 मीटर लंबी परिनलिका में अगर देखो जाए तो फेरा इतने। समझ में आई बात? क्लियर? तो स्मॉल एन को हम क्या बोलते हैं? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। कहानी समझ में आई? अरे मैंने आपको डेफिनेशन बनाना सिखाया है ना। स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल होता है। एल बराबर 1 धर देंगे तो एन बराबर क्या आ जाएगी? कैपिटल एन अपॉन 1 प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ध्यान देना, कभी भी कोई बोले प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या 5 है तो जो काय को मान दे दो, माने स्मॉल एन को दे दो। अगर माने केवल जो बोली फेरों की संख्या 5 है तो कैपिटल एन। दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ स्मॉल एन क्या है? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और कैपिटल एन क्या है यहाँ पर? फेरों की संख्या। कहानी समझ में आ रही है सबको? किसी ने पूछ लिया परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? म्यू 0 NI अपॉन एल। ये वाला याद कर लो या ये वाला याद कर लो, लेकिन ये तो याद करना ही करना पड़ेगा। समझ में आई बात? स्मॉल एन क्या है? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। कैपिटल एन क्या है? एल क्या है? एल किसकी? परिनलिका की। किसकी लंबाई है? परिनलिका की। ऐसा ही थे CGS में बदलने हुए, नहीं बदलने हुए। सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। आधी ने हर जगह आधी बात ही नहीं चलेगी। समझ गए ना? क्लियर है? बार बार अगर बदल बदल के पूछेगा तो आधी आधी पे मत रही हो, बता दियो भाई, हो पता बच जाएगी। क्लियर? फिर से पूछ रहा हूँ, सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना। कब आधी बोलना है कब दूनी बोलना है ये खुद दिमाग लगाना है। परिनलिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसके भीतर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। अच्छा, परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसके सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। हाँ, तो समझ गए ना? अगर वो घुमाएगा तो अपन घूमेंगे तो नहीं। तो फटाफट जल्दी से इतना पढ़ लो, फिर मैं आगे की बात करूंगा। इसके बाद बेटा हमें इसी पे आधारित एक सवाल दिया हुआ है। आइए सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक अनंत लंबाई की परिनलिका की 40 सेंटीमीटर लंबाई में तार के 500 फेरे हैं। 40 सेंटीमीटर लंबाई, काय को मान दे दो पट्ठन ने? एल को मान दे दो मुझे 40 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर लंबाई में तार के 500 फेरे हैं। काय की संख्या दे दी? कैपिटल एन। कितने है? काय ये सेंटी दे, ये पट्ठन ने सेंटी कितने होते हो? बोलो भैया, सब सिखा चुका हूँ। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, मालूम है ना? सेंटी कितना होता है? 10 पे घात -2 मीटर। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। बताओ काय को मान दे दो? आई को। 1 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, तो परिनलिका के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को सूत्र बोलो लाला रे। म्यू 0 सिर्री बता देगो। बोलो भैया, काय सुन रहे होगा? एन अत्वे, आई अत्वे, एल अत्वे, कहाँ तो का नाने काय जत नाने तो मैं पता नाने नालायक हो। बचपन में अपन ने पढ़े म्यू 0/4 पाई को मान -7। तो म्यू 0 कितने गए? यही लाला यहाँ थे 4 पाई जाला उठाए दूँ। बात समझ में आ रही है? तो म्यू 0 को मान। क्लियर? मात्रक का तो जाको न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। सीन क्लियर है ना? सब बता चुका हूँ पहले ही। बोलो भैया, तो म्यू 0 को मान मैंने कहा था दो 4 पाई गुणा 10 पे घात -7। एन कितने गए थे? आई कितने गए? बटे एल
गुणा 10 पे घात -2। अब कहा जाए मैं ही सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 1.57 गुणा 10 पे घात -3। क्लियर। मात्रा क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का? न्यूटन की अम्मा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। सीन क्लियर है सभी को? उतार लो फटाफट से, फिर आगे की बात करूंगा। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने, एम्पियर के परपथी नियम से आप क्या समझते हैं? आपको बता दूं, एम्पियर के परपथी नियम की अगर मैं बात करूं तो एम्पियर का परपथी नियम का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल मिलता जुलता है गॉस की प्रमेय से। क्लियर। जैसा वहां गॉस की प्रमेय में होता था वैसा ही यहां एम्पियर के परपथी नियम में होता है। क्लियर। आपने पढ़ा था गॉस की प्रमेय जो लागू होती थी उसके लिए परपथ हमेशा कैसा होता था? चारों तरफ से बंद पृष्ठ लेते थे आप लोग, है ना। इसी तरीके से यहां पर भी एम्पियर का परपथी नियम जो लागू होता है वो बंद परपथ में लागू होता है। क्लियर। कैसा बंद परपथ वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्लियर है। दूसरा, आपको याद है गॉस की प्रमेय की सहायता से आप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे। ऐसे ही यहां पर एम्पियर के परपथी नियम से हम किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। वहां पर आपने पढ़ा था गॉस की प्रमेय की सहायता से जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती थी उस बिंदु से दिए गए पृष्ठ के सममित चारों ओर एक पृष्ठ बनाते थे। ऐसे पृष्ठ को कौन सा पृष्ठ कहते थे? गॉसियन पृष्ठ, है ना। ऐसे सममित पृष्ठ को हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते थे। ऐसे ही यहाँ पर भी करना पड़ता है। जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उसके चारों तरफ एक पृष्ठ बनाना पड़ता है। क्लियर। जिसे हम लोग एम्पीरियन पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये एम्पियर का परपथी नियम है इसलिए हम लोग इसे एम्पीरियन पृष्ठ बोलते हैं। जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले इस नियम का कथन क्या है, सबसे पहले हमें इसका कथन जानना है। क्लियर। और इसके बाद इस पे आधारित काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है। तो सुनते हैं हम लोग, एम्पियर के परपथी नियम से आप क्या समझते हो? पूछेगा आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर के परपथी नियम से आप क्या समझते हैं? तो भैया ये है एम्पियर का परपथी नियम। ये है एम्पियर के परपथी नियम का सूत्र। जैसे ही कोई बोले कि एम्पियर के परपथी नियम का कथन बताइए, है ना, ये एम्पियर के परपथी नियम से आप क्या समझते हैं समझाइए, तो हमारे दिमाग में तुरंत से ये घंटी बजनी चाहिए। ये हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। ये सूत्र है एम्पियर के परपथीय नियम का। क्लियर। ये नियम हमसे क्या कहता है? तो नियम वियम तो गया तेल लेने, पहले मुझे बताओ बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है। अच्छा, एल क्या होता है? लंबाई या अल्पांश की लंबाई। लंबाई तो होती है एल। लंबाई किसकी होगी? रेखा की। बोलो। ये काय का चिन्ह है? समाकलन का चिन्ह। शब्दों को समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्योंकि भाषा इन्हीं से ही बनेगी। और ये चीज जो है वो बंद परपथ को प्रदर्शित करता है। घेरा सा बना हुआ है, बंद है। क्लियर। तो एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय लंबाई, लंबाई रेखा की होती है इसलिए रेखीय समाकलन। इतनी बात समझ में आई? फिर से बोल रहा हूं, एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। समझ गए? बंद परिपथ के अंदर उपस्थित कुल धाराओं का μ0 गुना होता है। याद आ रहा है गॉस की प्रमेय? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सेम परिभाषा है, उसी टाइप की मिलती जुलती। फिर से बोल रहा हूं, एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ के अंदर उपस्थित कुल धाराओं का μ0 गुना होता है। कहानी समझ में आई? फिर से बोल रहा हूं, एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ के अंदर उपस्थित कुल धारा का μ0 गुना होता है। कहानी समझ में आई? और ये उसका हो गया सूत्र। क्लियर? 1 से 2 मिनट का समय दिया, लाइनें पूछूंगा आपसे, बुलवा लूंगा। अगर इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई
तो अब हमें इस सूत्र का क्या करना है, निर्माण करना है, सिद्ध करना है। क्लियर। तो इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उन काफ़ी सारी चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं, सिद्ध हम लोग इसे कल करेंगे। अब जरा मुझे बताइए थोड़ा सा, इसको सिद्ध करने के दो तरीके बताऊंगा। एक तो जो नोट्स में लिखा हुआ है वो वाला, एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, दूसरा तरीका आपको ज़्यादा सरल है, दोनों ही सरल से ही हैं, बस कॉमन सेंस लगाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुने जो मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ। कोई मुझे बता सकता है कोण का सूत्र क्या है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। छठवें से ये सूत्र वैसे आप लोग पढ़ते आ रहे हो। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, ना पता होता लिख ले हुआ है। क्लियर। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्लियर। जिसे पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो लिख ले। क्लियर। मैंने आपको एक सूत्र बताया था 1-2 दिन पहले, सीधे धारावाही चालक तार के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। हाँ, μ0/4π2I/r। याद है ना? कल इस्तेमाल में आएगा, बा टाइम पे दिमाग खराब मत करियो मेरो। सीन क्लियर है? B बराबर μ0/4π2I/r। बताया था कि नहीं बताया था? अच्छा, अगर ये सब बातें आपकी क्लियर हैं तो अगली बात बताओ। ये बात भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, बताइएगा ध्यान से सब लोग। ये वृत्ताकार कुंडली है, इस पे मैंने अल्पांश चुना। इस अल्पांश को आप लोग dl बोलते थे। ये भी dl, ये भी dl। तो मैंने समाकलन dl किया था। तो समाकलन dl किसके बराबर था? l के। वो l काय के बराबर था? 2πr के। सिर्री बता देगो, बोलो भैया। सीन क्लियर है? से करने भाषा समझ में आ रही है? 2πr क्यों है? वो तंत्र पढ़ रहा है। आओ अब दोबारा देखते हैं। चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच के और समझ के जवाब देना। ठीक है, अंदाज बदल रहा हूं, देखें कौन बता पाता है। ये केंद्र है, ये अल्पांश है। तो ये अल्पांश जो है वो यहां पर जो कोण बनाएगा वो छोटा सा कोण बनाएगा या बड़ा कोण बनाएगा? छोटा सा ही कोण बनाएगा। इस कोण को मैंने नाम दे दिया डी थीटा। ओके, ये भी तो एक अल्पांश है, ये भी यहां पर डी थीटा बनाएगा। ये भी अल्पांश है, ये भी यहां पर डी थीटा बनाएगा। बोलो ये सब अल्पांश बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अगर मैं इन सभी डी थीटास को जोड़ूं तो ये बराबर किसके आने वाला है? और थीटा काय के बराबर होगा? है? कोई कुछ बोला था अभी, हल्की सी आवाज तो आई थी मुझे। नहीं नहीं नहीं, dl/r नहीं। कोई बोला था, कौन बोला था? कोई आवाज भी आई थी मुझे, पर मैं सुने 360 बोला था कोई। 360 डिग्री। 360 डिग्री इज द राइट आंसर। अरे भैया, ये कौन जब घूमेगा पूरा चक्का घूम जाएगा, क्या डिग्री को कौन है पूरा? जे 360 डिग्री है। 360 डिग्री है, टोपा ना कह सकत। पाई का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में 2 को गुणा कर देंगे तो 360 ही तो आ गई। मैंने कौन सी तोप चला दी वहां में? क्लियर है? कहा क्लियर? ये डी थीटा से करने जोड़ेंगे तो ये कहा बन जाओ? क्लियर। 2π यानी कि 360। कल करेंगे जिसे कामन ने कर लोगे बाय टाइम पे, मुड़ में हेरी तो नहीं करोगे? ठीक है, तो कल आया मन रोबरो कर देंगे। क्लियर। कल काफी सारे डेरिवेशन हम लोग करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।